बच्चों, आई एम बैक वंस अगेन। आई वेलकम यू ऑल टू द UGI ऑफिशियल पोर्टल। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आपके घर में सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और आप लोग अपना अपने घर वालों का अच्छा ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सफाई का ख्याल रख रहे होंगे, हाथ धो रहे होंगे, नाक में उंगलियां नहीं मार रहे होंगे, सफाई का अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। तो बात को अपनी शुरू करते हैं, बैक टू द टॉपिक। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। मैंने हमको बताया था कि सैटेलाइट्स वेटलेस क्यों होती हैं। सैटेलाइट्स के वेटलेस होने की रीज़न है दे आर फ्रीली फॉलिंग ऑन अर्थ। वो अर्थ पे फ्री फॉल कर रही है। बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल उनकी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल करे इट अपीयर्स टू बी वेटलेस। ये एक स्पेशल केस की फॉर्म है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डराइव भी करवाया था। तो व्हेनेवर द बॉडी इज वेटलेस, जब भी कोई बॉडी वेटलेस हो जाए, फ्री फॉल कर रही हो, वेटलेस का मतलब ये है कि उसमें सैटेलाइट में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, मैंने पहले भी इस बात को बताया कि दे विल बी फ्लोटिंग फ्रीली इन एयर, फ्लोटिंग फ्रीली इन स्पेस। वो खला में ऐसे बड़े मज़े से झूल रहे होंगे, तैर रहे होंगे। अब ये सिचुएशन एंजॉय करने के लिए तो ठीक है, मगर इस सिचुएशन में खला में जाके, स्पेस में जाके काम नहीं हो सकता। कोई काम करना हो, टेक्निकल रिसर्च करनी हो, वो पॉसिबल नहीं। तो जो जितने भी साइंटिस्ट उस स्पेसशिप में जाते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि उस स्पेसशिप में ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए जो कि अर्थ की तरह का हो। यानी कि उस ग्रेविटी फ्री सिस्टम में, उस सिस्टम में जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, वेटलेसनेस है, वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा की जाए। यानी वहाँ पे ग्रेविटी जैसी इन्वायरमेंट पैदा की जाए कि जैसे हम अर्थ पे, ज़मीन पे खड़े हैं, मैं मार्कर पकड़ के लिख सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, कोई भी चीज़ नीचे ज़मीन की तरफ गिरेगी, जो इन्वायरमेंट ज़मीन पे, जो इन्वायरमेंट अर्थ पे है, वही इन्वायरमेंट उस सैटेलाइट में, उस ग्रेविटी फ्री सिस्टम में प्रोड्यूस की जाए। तो जब फर्स्ट टाइम स्पेसशिप ने, सैटेलाइट ने वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस किया, तो साइंटिस्ट्स के जहन में, साइंसदानों के जहन में एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि कैसे इस वेटलेसनेस को, इस ग्रेविटी फ्री सिस्टम को ग्रेविटी वाले सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, कैसे एक सैटेलाइट में ग्रेविटी पैदा की जाए। सो हमने करना क्या, आज हमने बात करनी है कि वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेटलेस हो गई थी, उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करनी है। मैंने कहा कि साइंटिस्ट जो थे, जो साइंसदान थे, उनके जहनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज डेवलप हो गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया कि कैसे एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम में ग्रेविटी पैदा की जाए। बहुत सारे साइंसदान सोचने लगे, बहुत सारे साइंसदान रिसर्च करने लगे, कंक्लूजन निकालने लगे कि भाई इस ग्रेविटी फ्री सिस्टम में ग्रेविटी को कैसे इंड्यूस किया जाए, ग्रेविटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। एक साइंसदान के जहन में वॉशिंग मशीन स्पिनर की एग्जांपल आई। आप सबके घरों में यकीनन वॉशिंग मशीन स्पिनर्स मौजूद होंगे, जिसमें आपकी अम्मा कपड़े डालती हैं, वो स्पिनर हाई स्पीड पे घूमता है, थोड़ी देर के बाद कपड़े खुश्क होकर बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट टाइम वेन एवर दैट स्पिनर स्पिन्स, जब भी स्पिनर पे काम हो, तो आपने एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करनी है। जब स्पिनर में कपड़े डाले जाए, उसका ढक्कन बंद करने से पहले ज़रा एक दफ़ा अंदर देखना, यू विल सी दैट ऑल द क्लोथ्स आर सिमेट्रिकली अलाइंड। यानी कि कपड़े बराबर नॉर्मल मिक्स होके पड़े हुए हैं। लेकिन जब स्पिनर घूमना शुरू होता है, 4 मिनट 5 मिनट अच्छी खासी स्पीड पे घूमता है, घूमने के बाद जब आपकी अम्मा कपड़े निकालने के लिए स्पिनर को खोलती हैं, तो वो सारे कपड़े जो पहले मिक्स पड़े होते हैं, वो खोलने के बाद वो सारे के सारे कपड़े साइडों के साथ लगे होते हैं, बाउंड्री के साथ, स्पिनर के रिम के साथ लगे होते हैं, सेंटर में जगह खाली होती है। तो उसके ज़हन में भी यही कॉन्सेप्ट आया कि यार जब स्पिनर को, वॉशिंग मशीन स्पिनर को हाई स्पीड पे घुमाया जाता है, तो तमाम के तमाम कपड़े वॉल्स की तरफ, साइड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की बहन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल बोले तो फार,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल से दूर लेके जाती है। तो उन तमाम कपड़ों पे, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है और वो सर्कल की दीवारों के साथ दूर दूर जाना चाहते हैं, दीवारों के साथ जाके लग जाते हैं। तो उसने कहा कि यार जो सैटेलाइट है मेरे पास, मिसाल के तौर पे इफ़ दिस इज़ द सैटेलाइट आई हैव, मैं अपनी खूबसूरत सी सैटेलाइट आपको बना के दिखाऊं, पेशे खिदमत करूं। कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बन गई हुए हो। ये फॉर एग्जांपल सैटेलाइट है आपकी इतनी प्यारी, मान लीजिए कि सैटेलाइट है, ये इसका सेंटर ऑफ एक्सेस है, ये सेंटर से खाली है। हम इसको स्पिन करवाना शुरू कर देंगे, बहुत हाई स्पीड पर स्पिन करवाना शुरू कर देंगे। जब इसको स्पिन करवाना शुरू करेंगे तो ऑल द थिंग्स, all the objects will attract toward this edge, this side, this rim। तमाम चीज़ें, तमाम लोग, तमाम ऑब्जेक्ट्स इस रिम की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। और फिर ये जो रिम होगा, ये साइड जो होगी, इट विल अपीयर एज अ फ्लोर। ये मान लें कि सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये सोफ़े पे एक बंदा मज़े से बैठा हुआ है, अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो इसी तरह सारी की सारी साइड्स जो है दे विल एक्ट एज फ्लोर। ये एक और सोफ़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर बंदा बड़े मज़े से बैठा हुआ है ऐसे करके। सो ऑल इन द रिम, ऑल द साइड्स विल अपीयर लाइक फ्लोर। स्पिन करने की वजह से, घुमाने की वजह से, क्योंकि हर चीज़ दीवारों की तरफ वैसे ही अट्रैक्ट होगी जैसे हर चीज़ ज़मीन पे ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है आपको? सो इट इज़ नॉट अ बिग डील। सो इसे आगे चलते हैं, बात को आगे लेके चलते हैं। सवाल अब ये है कि इस सैटेलाइट को, जो मैंने गंदी सी यहाँ पर ड्रॉ की, इस सैटेलाइट को किस वेलोसिटी के साथ स्पिन करवाया जाए, इसकी स्पिनिंग वेलोसिटी क्या हो कि इस पे वही इन्वायरमेंट पैदा हो जाए जो कि अर्थ पे ग्रेविटी का इन्वायरमेंट है। हमने इतना भी तेज़ नहीं घुमाना कि ग्रेविटी या जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इतनी ज़्यादा हो जाए कि बेचारे एस्ट्रोनॉट, बेचारे साइंसदानों से खड़ा ही ना हुआ जा सके, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाए। और इतना स्लो भी नहीं घुमाना कि फ़र्क ही ना पड़े। हमने उस फ्रीक्वेंसी के साथ घुमाना है कि वही इन्वायरमेंट जनरेट हो जो इन्वायरमेंट अर्थ पे ग्रेविटी के। सो वी हैव टू फाइंड दैट स्पीड, वी हैव टू फाइंड दैट फ्रीक्वेंसी जिससे घुमाया जाए तो वही अर्थ वाली सिचुएशन पैदा हो जाए। सो हम जानते हैं, हमने पढ़ा सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, SFCF लिख रहा हूँ या F लिख देता हूँ खाली। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वली होती है, और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था mv²/r। टॉपिक मैंने आपको 1-2 दिनों पहले करवाया था, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से 1-2 दिन पहले करवाया था, लेकिन आपको काफ़ी दिन पहले प्ले हुआ होगा क्योंकि बीच में मैंने कुछ ज़्यादा लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए। तो यहाँ पे FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका फॉर्मूला भी mv²/r होगा। इसी तरह मैंने सेंट्रीपेटल फोर्स का एक और फार्मूला भी बताया था आपको याद होगा, mr⍵²। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फार्मूला ये होगा। तो मैं इतना लंबा लिखने की बजाय डायरेक्टली लिख देता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला दैट इज mr⍵²। गॉट इट? अब ये फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स है, इसे कह दीजिए ये इक्वेशन 1 है। By Newton's second law, we all know that force is also equals to F is equals to ma। इसे कह दीजिए कि ये सेकंड इक्वेशन है। कंपेयर कर लीजिए दोनों को, क्या कर लीजिए? कंपेयर। काले से कंपेयर का मज़ा नहीं आता, कंपेयर का मज़ा आएगा नीले से। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, it will become ma is equals to mr⍵²। m को m से काट दीजिए, a is equals to r⍵²। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अब किताब में ना यहाँ पे r कैपिटल लिखा हुआ है, यार कैपिटल नहीं लिखना, ये r स्मॉल लिखना। ये r कौन सा? ये रेडियस ऑफ सैटेलाइट है। वो जो मैंने ऐसे गोल सी सैटेलाइट बनाई थी ना आपके सामने, ये सैटेलाइट फॉर एग्जांपल जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की थी, वाह वाह वाह,
साइंसदान भी ऐसी सेटेलाइट देखें तो शायद फौत हो जाए। जो सेटेलाइट मैंने आपके सामने ड्रॉ की थी, इस सेटेलाइट का रेडियस है ये आर, इसका रेडियस है यार, कैपिटल किताब में कैपिटल आर लिखा हुआ है, तो कैपिटल आर नहीं है, ये स्मॉल आर है। तो इसको घुमाया जा रहा है, इसको रोटेट किया जा रहा है, हमने रोटेट करने की फ्रीक्वेंसी तलाश करनी। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब ज़रा आपने गौर करना है, बचपन में आपने पढ़ा था छोटे होते कि ओमेगा डेल्टा थीटा ओवर टी के इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बॉडी एक चक्कर मुकम्मल कर ले, एक चक्कर का मतलब है थीटा की वैल्यू 2 पाई हो गई, तो एक चक्कर मुकम्मल पूरा कर ले अगर बॉडी, दैट मीन्स 2 पाई बाई टी। अब आप इस फॉर्म और एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद टाइम पीरियड कैपिटल टी हो जाता है, तब आप इस फार्मूला को ऊपर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू नॉट नीला यूज काला। ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू R ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल T का स्क्वायर। जस्ट सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट, A इज इक्वल्स टू R 4 पाई स्क्वायर ओवर T स्क्वायर। भाई तुम जानते हो कि 1 बाई टी इज इक्वल्स टू F, तो भाई 1 बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा। सो A इज इक्वल्स टू R 4 पाई स्क्वायर इंटू F स्क्वायर। F स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, F स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 1, ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा 1 नहीं, A ओवर 4 पाई स्क्वायर R, ज़रा ले लो अंडर रूट, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट A ओवर R। अब तुम चाहते हो कि जब घुमाओ तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो, जो एक्सेलरेशन जो बाहर की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो, तो A की जगह G पुट कर दो, ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट G ओवर R। सो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया उस फ्रीक्वेंसी का, जिस फ्रीक्वेंसी से अगर तुम उस सैटेलाइट को घुमाओगे तो उसमें बिल्कुल अर्थ की इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी। इसमें 2 पाई एक कांस्टेंट है, R इज़ अ रेडियस ऑफ सैटेलाइट, G जो अर्थ की वैल्यू है वो 9.8 पुट करो तो तुम्हारे पास वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसे घुमाने के लिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब है चक्कर 1 सेकंड में, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 1000, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 1000 चक्कर। पॉइंट समझ रहे हो? सो तुम्हारे पास ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, इसे मार्क कर लो। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, पास्ट पेपर का बोर्ड में पूछा गया, एंट्री टेस्ट लेवल का क्वेश्चन है मगर बोर्ड में पूछा गया, क्योंकि बोर्ड जब से एंट्री टेस्ट की मशहूरी शुरू हुई है ना, एंट्री टेस्ट अरूज पे आया, तो बोर्ड वालों ने भी एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन चोरी करना शुरू कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव the units of time, option A under root R by G, B under root G by R, C under root GR, D all। क्या ख्याल है? लो भाई, इंतहाई आसान सवाल, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द यूनिट्स ऑफ टाइम, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी, कौन सा फार्मूला ऐसा है जिसके टाइम के यूनिट हैं? ऑप्शन ए R बाई जी, ऑप्शन बी G बाई R का अंडर रूट, ऑप्शन सी अंडर रूट GR। ये सारे देखो, तुम्हें यहाँ से आइडिया हो गया होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, यहाँ से अंडर रूट G ओवर R 1 ओवर 2 पाई। तो यानी जो अंडर रूट G ओवर R है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी वाले। फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं, पर सेकंड। तो अगर मैं इसको उल्टा दूं, इसका इन्वर्स ले लूं, इन्वर्स बोले तो अंडर रूट R बाई जी, तो यूनिट्स के इन्वर्स सेकंड बन जाएंगे। सेकंड के यूनिट मतलब टाइम के यूनिट। सो अंडर रूट R बाई जी इज़ द फंक्शन, इट इज़ द फार्मूला जिसके यूनिट्स टाइम वाले होंगे। ठीक है जी।
MCQ 7 मुफ्त। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को समझाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। टॉपिक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मगर पहले बात करूंगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर। तो जियो व्हाट इज मेंट बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको ज़रा समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास इस वक्त मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है अपने समझाने के लिए। सपोज कर लीजिए कि जो मेरा हाथ है दैट इज़ एन अर्थ, ये हमारी अर्थ है, और ये जो रेड कलर का मार्कर है दैट मार्कर इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट इज मेंट बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो बोले तो अर्थ, जियो स्टेशनरी मतलब ऐसी सैटेलाइट जो कि अर्थ के लिहाज से, अर्थ के हवाले से स्टेशनरी हो। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ ऐसे है, सपोज कर लीजिए कि ये सैटेलाइट अर्थ पे जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, सपोज कर लीजिए ये मेरे इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है ये सैटेलाइट, अर्थ के साथ साथ ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। जहाँ जहाँ अर्थ जाएगी वहाँ वहाँ सैटेलाइट मूव करती जाएगी, यानी कि दिस सैटेलाइट विल ऑलवेज बी ऑन अ सेम पॉइंट ऑन अर्थ। ये अर्थ के हमेशा सेम पॉइंट के ऊपर रहेगी। आसान अल्फाज में ऐसी सैटेलाइट जो अपना मोशन, अपनी मूवमेंट अर्थ की मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज कर ले। मुश्किल लफ्ज़ बोल दिया, सिंक्रोनाइज बोले तो जोड़ ले। ऐसी सैटेलाइट जो अपने मोशन को अर्थ के मोशन के साथ जोड़ ले, उस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। सो डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। अ सैटेलाइट विच सिंक्रोनाइज इट्स मोशन विद द मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है जी। अब वो जिस ऑर्बिट में, जिस बुलंदी पे, जिस चक्कर में उड़ रही होगी, जिस ऑर्बिट में उड़ रही होगी, उस ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। मिसाल के तौर पे देखिए ज़रा, हमारे पास ये अर्थ है लेट्स से, एंड दिस इज द सैटेलाइट विच इज जियो स्टेशनरी। सो इट इज मूविंग इन द ऑर्बिट। ये इस ऑर्बिट में मूव कर रही है लाइक दिस, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, इस ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। अब हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है। हम चाहते हैं हमें पता चले कि भाई इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस क्या है। इसका रेडियस कैपिटल आर होता है, किताब में स्मॉल आर लिखा हुआ है, तो करेक्ट करके कैपिटल आर लिख लीजिएगा। तो ले भाई अपनी बात को शुरू करते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फाइंड करने के लिए अपनी बात के आगाज़ को, अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, हाउ कैन यू फाइंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? हम ये जानते हैं कि भाई जब भी कोई सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में मूव करती है, उसकी एक वेलोसिटी है दैट इज़ वी ऑर्बिट, जिसे हमने लिखा हुआ दैट इज़ √GM/R। और हम ये भी जानते हैं कि भाई जब भी कोई बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द टाइम। अब भाई अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ में इसका डिस्टेंस क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr, और कंप्लीट चक्कर कर लिया तो कैपिटल T आ जाएगा यहाँ पे। पॉइंट समझ रहे हो? वेलोसिटी का एक फार्मूला ये है, कौन सा? v इज इक्वल्स टू 2πr/t। वेलोसिटी का एक फार्मूला कल पढ़ा था √GM/R। दोनों फार्मूलाज को कंपेयर कर लो। कंपेयर बोले तो 2πr/t इज इक्वल्स टू GM/R फुल अंडर रूट या होल अंडर रूट, स्क्वायर ले लो, r फाइंड करना, 4π²r² /t² इज इक्वल्स टू GM/R।
इस आर को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आर क्यूब, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू GMT स्क्वायर ओवर 4π²। ये क्यूब है, आपको आर की वैल्यू चाहिए, क्यूब रूट ले लो GMT स्क्वायर ओवर 4π² रेज़ टू द पावर 1/3। तो ये जो फार्मूला आपके पास इन द एंड आया है, दिस फार्मूला इज़ द फार्मूला ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का फार्मूला आपके सामने आ गया, GMT स्क्वायर ओवर 4π²। गॉट इट मेरा बच्चा, गॉट इट मेरी जान। GMT स्क्वायर ओवर 4π², पावर इज़ 1/3। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें, G इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको पता है 6 × 10⁻24। फिर T, व्हाट इज़ T? सर ये कौन सा टाइम है? ये सर्कल, ये अर्थ का एक स्पिनिंग मोशन कंप्लीट करने का टाइम है, जो कि 24 घंटे है। 24 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करके पुट करेंगे, 4π की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप तमाम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो आपकी किताब में इस टॉपिक में जो वैल्यू लिखी हुई है 4.23 × 10⁻4 किलोमीटर्स, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की वैल्यू आ जाएगी। उसको ज़रा मार्क कर लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। फिर उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है दैट इज़ प्योरली थ्योरेटिकल। तो मैं इसमें किताब थोड़ी सी सामने ले आता हूँ जिसको मैं देख रहा हूँ। इसमें मैं बात थोड़ी सी किताब से करूँगा। ऑन पेज नंबर 122 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इस पे ज़रा बात करनी, तो ज़रा गौर से देखना मेरे बच्चों, मेरी जान। सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपको समझनी है दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से क्या मुराद है? व्हाट इज़, डू यू नो व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? ये बात आपने वैसे पहले पढ़ी हुई है, यहाँ पढ़ी नहीं हुई तो यकीनन सुनी होगी कि जी GPS सिस्टम क्या होता है। तो अगर मैं GPS सिस्टम के ऊपर पहले बात कर लूँ, व्हाट इज़ मेंट बाय GPS सिस्टम, आप कहीं पे भी मौजूद हैं, आपकी पोजीशन को ट्रैक करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपको नेविगेट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए जो सैटेलाइट्स का सिस्टम जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ GPS सिस्टम। और अगर आप अपनी किताब में देखें, ये जो सैटेलाइट का जो GPS सिस्टम है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट इज़ फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ने लगा हूँ, दैट इज सेट अप बाय प्लेसिंग सेवरल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट ओवर डिफरेंट पॉइंट्स। तो जितना भी सैटेलाइट सिस्टम है वो कैसे बनाया गया? पूरी अर्थ को 3 सैटेलाइट्स ने कवर किया। जैसे कि पूरे के पूरे पंखे में 3 पर लगे होते हैं, जब वो घूमना शुरू करते हैं तो पूरा सर्कल कवर, पूरा सर्कल टेक ओवर कर लेते हैं। इसी तरह एक अर्थ पे 3 सैटेलाइट्स 3 डिफरेंट एंगल्स पे मौजूद हैं जो कि पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात ये कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये कितनी सैटेलाइट्स पे कंसिस्ट करता है? ये 3 सैटेलाइट्स पे कंसिस्ट करता है। किस एंगल पे मौजूद है? 120 के एंगल पे मौजूद है। ठीक है, तीनों के दरमियान जो एंगल है 120 का, 120 का एंगल बिल्कुल वही एंगल होता है जो कि पंखे के 3 परों के दरमियान है, इसलिए मैंने उसकी एग्जांपल दी थी। So all of the populated Earth surface can be covered by 3 correctly positioned satellites as shown. अगर आप इसी में देखें तो फिर इसी की 2 लाइन नीचे छोड़ के हैं। इसमें microwaves are used because they travel in a narrow beam in a straight line and passes easily through the Earth's atmosphere. The energy needed to amplify and transmit signal is provided by large solar panels fitted on the satellite. इस 3 लाइनों में जो मैंने पढ़ी, इनमें 2 पॉइंट्स, ये सिर्फ MCQ का टॉपिक है मोस्टली, इसलिए इसकी थोड़ी रीडिंग कर रहा हूँ। ये जो मैंने 3-4 लाइनें मैंने पढ़ी हैं, इसमें 2 बातें बड़ी क्लियर होती हैं। पहली बात तो ये कि जो सैटेलाइट सिस्टम है इसमें डाटा ट्रांसमिशन के लिए, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, डाटा कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। सो डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड, हाउ इट कैन बी ट्रांसमिटेड? बाय माइक्रोवेव्स। डाटा को माइक्रोवेव्स के ज़रिए से ट्रांसमिट किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको ये पता होना चाहिए हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड। डाटा इज ट्रांसमिटेड बाय माइक्रोवेव। ऑप्शंस में आ जाए कि जी सैटेलाइट्स में डाटा ट्रांसमिट होता है बाय
अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स या एक्स रेज, तो विच ऑप्शन यू विल पिक माइक्रोवेव्स। फिर इसी के नीचे देखिएगा, इन ओवर 200 अर्थ स्टेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अर्थ स्टेशन, सैटेलाइट के कितने स्टेशन मौजूद हैं, यानी कहाँ कहाँ डाटा जाता है, तकरीबन 200 अर्थ, यानी अर्थ पे तकरीबन 200 स्टेशन हैं। यू कैन ऑल्सो पिक अप सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट यूजिंग डिश एंटीना ऑन योर हाउस। आप सैटेलाइट से डायरेक्टली भी सिग्नल ले सकते हैं डिश एंटीना की मदद से। जिस तरह बाज़ बहुत सारे घरों में अब तो रिवाज ख़त्म हो गया, डिश लगी होती थी, अब तो केबल का रिवाज आ गया। वो डिश सैटेलाइट से डायरेक्टली चैनल के सिग्नल्स पकड़ा करती थी। द लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम मैनेज बाय 126 कंट्री इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा सैटेलाइट सिस्टम है वो कितने मुल्क चला रहे हैं, 126 मुल्क चला रहे हैं। उसका नाम क्या, उसका नाम है इंटेलसेट, INTELSAT। अब सवाल पूछा जाता है कि जी व्हाट डज इंटेलसेट स्टैंड फॉर। इंटेलसेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। सो उसमें उसने एक एग्जांपल दी हुई इंटेलसेट 6 की। इंटेलसेट 6 कैन ऑपरेट एट 4, 6 एंड 11 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और इसकी कैपेसिटी जो है दैट इज़ ऑफ 30,000 टेलीफोन कॉल्स और प्लस 3 TV चैनल्स। ये मार्क कर लें आखिरी 2 लाइनें इसकी, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन व्यूज़ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन जी ये बड़ी मज़े की बात है, इस बात पे ख़त्म करूँगा, बस ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि भाई न्यूटन ने और आइंस्टाइन ने जो ग्रेविटी के अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे वो क्या थे। अब ज़रा बस थोड़ी सी बात है, गौर से सुनिएगा। आपने पढ़ा व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, आपने बचपन में पढ़ा कि न्यूटन ने कहा था इस कायनात की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। न्यूटन ने कहा कि वो फोर्स कितनी होगी, आपने बचपन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस बिटवीन देयर सेंटर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की थोड़ी सी टांगें मैंने थोड़ी दोबारा पढ़ देता हूँ। तो आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था कि जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। कि भाई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन न्यूटन ने ये बात नहीं बताई थी कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों है, ये 2 masses जो हैं एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, वाई देयर इज अट्रैक्शन, दोनों masses एक दूसरे को अट्रैक्ट आखिर क्यों कर रहे हैं। न्यूटन ये बात बताने में फेल हो गया। इसका जवाब आइंस्टाइन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया। आइंस्टाइन कहता है कि असल में जो हमारी स्पेस है दैट इज़ लाइक अ रबर शीट, एक रबर की शीट की तरह। मैं बच्चों को उसके एग्जाम्पल समझाने के लिए कुछ इस तरह से दिया करता हूँ कि आप यकीनन हर घर में चारपाई मौजूद है, अगर चारपाई मौजूद नहीं है तो वो मल्टी फॉर्म का मैट्रेस लंबे वाला डबल बेड का यकीनन मौजूद होगा। अब मैट्रेस के ऊपर आप सेंटर में कोई भारी चीज़ रख दें, लेट्स से अपनी कोई मोटी वाली फुफ्फो चाची ताई जो ज़रा थोड़ी सी बल्कि हो, उसे बिल्कुल मैट्रेस के सेंटर में बिठा दें। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, तो मिटाना है अभी। नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप उनको सेंटर में बिठा देंगे, उनके बैठने से पहले मैट्रेस बिल्कुल ऐसे सीधा था, लेकिन जब उन्हें बिठा देंगे तो मैट्रेस में एक ऐसे पेट प्रोड्यूस हो जाएगा, एक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, मैट्रेस थोड़ा सा ऐसे बेचारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती, कॉमन सी बात है, कॉमन सी चीज़ आप सबने देखा हुआ, मैट्रेस डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह आइंस्टाइन ने कहा कि हमारी स्पेस जो है वो एक रबर की शीट है। जब इस रबर की शीट में कोई बहुत भारी चीज़ रखी जाती है तो ये रबर की शीट बेंड हो जाती है। मिसाल के तौर पे जब इस रबर की शीट पे अर्थ जैसा इतना बड़ा प्लैनेट रखा गया तो ये रबर की शीट थोड़ी सी बेंड हो गई। जिस तरह आपके उस बेड के ऊपर आपकी खाला आपकी पप्पो को थोड़ी सी जो हेल्दी है, लेट्स से मुझे ही रख दिया गया, मैं मुझसे हेल्दी नहीं कोई, तो यहाँ पर रख दिया गया, वो रबर की शीट बोले तो बेड डिस्टॉर्ट हो गया।
अब इस टेस्टोस्टेरोन के पास आप कोई भी चीज़ ला के रखें, कभी करके देखिएगा, किसी हेल्दी बंदे को अपने बेड पे बिठाइएगा, थोड़ा सा ज़रा हेल्दी बंदे को बिठाइएगा और उसके करीब बॉल रखिएगा, यू विल सी दैट बॉल विल ऑलवेज गो हेयर, बॉल घूम के उनके नीचे जाएगा, घूम के बार बार उनके नीचे जाएगा। आप बॉल यहाँ पे रखेंगे, बॉल इधर आ जाएगा, आप बॉल को कहीं पे भी रखेंगे, बॉल विल कम हेयर, बॉल को आप कहीं पे भी प्लेस करेंगे, बॉल विल कम हेयर। इसी तरह जब कि बहुत बड़ी चीज़ स्पेस के अंदर रखी जाती है, वो स्पेस के फैब्रिक को, स्पेस की शीट को कर्व कर देती है, और उस कर्व के पास जब भी कोई दूसरा पार्टिकल, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, वो इसी बॉल की तरह इस अर्थ के करीब अट्रैक्ट होता है। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? सो ये रीज़न दी थी उसने, ये आइंस्टाइन ने ये रीज़न दी थी कि ग्रेविटी इस तरह से काम करती है। न्यूटन ने ये नहीं बताया था अट्रैक्शन क्यों है, आइंस्टाइन ने बताया अट्रैक्शन इसलिए है बिकॉज अर्थ इज़ लाइक अ रबर शीट। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? किताब में इसका नाम रबर शीट नहीं, किताब में इसका नाम रखा गया जियोडेसिक। अब जियोडेसिक एक मुश्किल लफ्ज़ था, समझाना ज़रा मुश्किल था, तो मैंने लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लिया रबर शीट। किताब में जियोडेसिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि भाई जियोडेसिक्स मुड़ जाएंगे, इतना मुश्किल लफ्ज़ कि ज़बान में बल आ जाए बोलते हुए, तो मैंने इसलिए रबर शीट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो ग्रेविटी है ना, न्यूटन ने भी कहा था कि ग्रेविटी है, आइंस्टाइन ने भी कहा था ग्रेविटी है। न्यूटन ने कहा था कि जो ग्रेविटी है, इवन लाइट भी उससे नहीं बच सकती, रोशनी भी उससे नहीं बच सकती। यानी कि रोशनी तो आपको पता है हमेशा सीधी ट्रेवल करती है, मगर इस बहुत बड़े किसी स्टार, लेट्स से सन की वजह से ये लाइट भी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी अपने असल पाथ से। फॉर एग्जांपल लाइट कितना बेंड हो रही है, दैट एंगल गिवन बाय न्यूटन एन वाज द एंगल, चलें न्यूटन का एंगल नहीं बताया, बल्कि न्यूटन ने भी कहा था कि देयर विल बी अ डिस्टॉर्शन। इसी तरह आइंस्टाइन ने भी एंगल बताया। आइंस्टाइन ने जो एंगल बताया, मैं आइंस्टाइन के लिए पहले लिखता हूँ, दैट इज 1.745 सेकेंड्स। ये एंगल, सेकंड याद रखिएगा एंगल के भी यूनिट है। ये आइंस्टाइन का एंगल है कि जो लाइट के असल पाथ में डिस्टॉर्शन आएगी वो इस एंगल से डिफाइन की जाती है। न्यूटन का एंगल किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अक्सर न्यूटन का एंगल पूछ लिया जाता है। अगर आप अपनी किताब पे आगे देखें तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की हुई है। उन्होंने कहा हुआ है द एंगल ऑफ आइंस्टाइन डिस्टॉर्शन इज इक्वल्स टू द 2 टाइम्स ऑफ न्यूटन्स डिस्टॉर्शन। कि भाई न्यूटन के डिस्टॉर्शन का जो एंगल है, वो जो आइंस्टाइन का जो एंगल है वो न्यूटन से डबल है। तो भाई न्यूटन का एंगल फिर कैसे आएगा, आइंस्टाइन के एंगल को 2 पे डिवाइड करो तो ये पूछ लिया जाता है, ये कैसे आएगा 1.745 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ ऑलमोस्ट 0.85 सेकेंड्स। तो न्यूटन का एंगल भी मैंने आपके सामने फाइन करके लिख लिया। सो ये ज़रा देख लीजिएगा। आपका चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज़ नाउ फिनिश्ड, नथिंग इज़ लेफ्ट ऑफ इट। आपका इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।